हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आर.के. साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, संविधान को लेकर के हम आपके बीच बराबर बने हुए हैं और यदि आप हमारे अंतिम वीडियो को देखे होंगे तो उस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा है। हमने उस वीडियो में पढ़ा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के क्या संवैधानिक प्रावधान है और क्या शक्तियां हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ तक कौन कौन प्रधानमंत्री हुए, उनका कार्यकाल क्या था और उनके कार्यकाल में घटने वाले कुछ ऐसी घटनाएं जो कालांतर में भारतीय राजनीति, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया। तो हम लोग एक एक करके प्रधानमंत्री के नाम एवं उनके कार्यकाल और साथ ही उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब स्वतंत्र हुआ तब हमारा देश घोर अभाव में जी रहा था और सिर्फ अभाव ही नहीं बल्कि हमारे देश के सामने राष्ट्र निर्माण की अनेक चुनौतियां थी और उन चुनौतियों के घड़ी में हमारे देश को खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे और जब तक वे प्रधानमंत्री रहे तब तक विदेश मंत्री भी रहे, अर्थात विदेश मंत्रालय को भी अपने ही पास रखे थे। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को कई उपाधि प्राप्त हैं, हम उनके बारे में भी समझेंगे। दोस्तों, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, विदेश नीति के जनक कहा जाता है और गुट निरपेक्षता के जनक के साथ साथ इन्हें पंचशील सिद्धांत के भी जनक कहा जाता है। यहाँ पर दो चीजों को जानना ज्यादा आवश्यक है। पहला, गुट निरपेक्षता को जानना आवश्यक है और दूसरा, पंचशील को जानना आवश्यक है। गुट निरपेक्षता का अर्थ ही होता है कि गुट से अपने आप को अलग रखना। अब गुट का मतलब होता है समूह, समान विचारधारा से प्रेरित कुछ देशों के समूह को ही गुट कहा जाता है। और ये बातें द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति की है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया। एक गुट पूंजीवादी गुट था और दूसरा गुट साम्यवादी गुट था। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, वहीं साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। पूंजीवादी गुटों के विचारधारा को मानने वाले जो देश थे वो अमेरिका के साथ सम्मिलित हो गए, अमेरिका के गुट में सम्मिलित हो गए, जबकि साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित जो देश थे वे सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए। उस समय
बिल्कुल एक नए राष्ट्र के रूप में भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। भारत के सामने कई चुनौतियां थी। आखिर भारत किस गुट में शामिल हो, यह एक धर्म संकट का भी विषय था। अब आप कहिएगा कि धर्म संकट का विषय कैसे था। दोस्तों, आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो उत्तर और पूर्व में जब आप देखेंगे तो पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और चीन है। यदि बड़े देश की बात करें, इन तीनों देशों में चीन बड़ा एवं शक्तिशाली देश है। पाकिस्तान भी और चीन भी भारत के साथ हमेशा प्रतिस्पर्धा करता रहा और उन दोनों देशों के गुट में शामिल होने की स्थिति भारत जब देखा तो लगा कि मैं किस गुट में शामिल हो जाऊं। अमेरिका के गुट में पाकिस्तान शामिल हो गया, जबकि सोवियत संघ के गुट में चीन शामिल हो गया। बीच में भारत है। यदि भारत अमेरिका के गुट में शामिल होता है तो पाकिस्तान से दोस्ती हो जाएगी, जबकि चीन से दुश्मनी हो जाएगा। लेकिन यदि भारत सोवियत संघ के गुट में शामिल होता है तो चीन से तो दोस्ती हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी हो जाएगा। इस तरह से भारत के पास बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर किस गुट में शामिल हो। और भारत नए नए देश के रूप में जन्म लिए थे। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत को पूर्ण रूप से कंगाल बनाकर अंग्रेज यहां से चले गए थे। ऐसी हाल में भारत को सभी तरफ से मदद का दरकार था। भारत अमेरिका से भी मदद लेना चाहता था और रूस से भी मदद लेना चाहता था। यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता तो उसे दूसरे गुट से मदद नहीं मिलता, बल्कि उसके साथ प्रतिस्पर्धा हो जाता। ऐसी स्थिति में भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। इसे ही गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति विश्व को 5 नेताओं ने दिया। उन 5 नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रमुख हैं। तो इस तरह से गुट निरपेक्षता के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आज भारतीय विदेश नीति काफी समृद्ध है। आज संपूर्ण विश्व में भारत का जो छवि है वो बहुत ही अच्छा है और इस छवि को आधार देने का काम, जड़ बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यानी कि भारतीय विदेश नीति का जनक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और पंचशील का भी जनक कहा जाता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 5 शर्तों को लेकर एक समझौता हुआ था। उसी समझौता को पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चौ एन लाई के बीच में 1954 ईस्वी में एक समझौता हुआ
उसी को पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये पंचशील समझौता में जो 5 बातें थी, ये 5 बातें संपूर्ण विश्व के शांति के लिए इतने आवश्यक थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ इन्हें वैश्विक मान्यता दे दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय में हमारे देश की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय स्थिति थी। साथ ही हमारा देश सिर्फ आजाद ही नहीं हुआ था, बल्कि सांप्रदायिकता के नाम पर 2 देशों का निर्माण हुआ था। भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत भी आए। अब पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, उनके देखरेख के लिए, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया 1948 ईस्वी में, जिसका चर्चा अभी वैश्विक आपदा कोविड-19 के समय में भी हो रहा है। अभी भी हमारे देश के धनी मनी लोग, उद्योगपति, अभिनेता, राजनेता प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देते हैं और उस दान से जरूरतमंदों को, मजदूरों को राहत पहुंचाया जाता है। तो वह प्रधानमंत्री राहत कोष सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाया गया था 1948 ईस्वी में। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री राहत कोष के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय कई सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं में एक समस्या भाषा के आधार पर राज्यों का मांग जोरों पर था। खास करके दक्षिण भारत में यह मांग काफी अधिक था। भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करना कितना उचित था, इस विषय पर कई आयोग बनाए गए। उन आयोगों में आप देखेंगे 1948 ईस्वी में एसके धर के अध्यक्षता में एक धर आयोग बनाया गया। एसके धर आयोग ने सिफारिश किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना उचित नहीं है। इनके सिफारिश के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर एक अन्य आयोग बना। उस आयोग को जेवीपी समिति कहा जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 सदस्यों का जेवीपी समिति बना। जेवीपी समिति भी सिफारिश किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं होगा। ऐसे में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग दक्षिण भारत में चलता ही रहा और 1952 में हैदराबाद नाम का एक राज्य था। आज हैदराबाद नाम का कोई राज्य नहीं है, उसके जगह पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य है। उस समय पोट्टी श्रीरामल्लू नाम के एक व्यक्ति तेलुगु भाषा को लेकर के एक राज्य का मांग कर रहे थे और इस मांग को लेकर के वे अनशन पर भी बैठ गए थे।
अनशन के क्रम में ही उनका मृत्यु हो गया। तब जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषा के आधार पर सबसे प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने का मांग और जोरों पर उठने लगा। तब जाकर के 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1955 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग अपना सिफारिश दिया और इस सिफारिश के अनुसार जो है सो 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में करना पड़ा और राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह कार्य भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही हुआ। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी कि संघ शासित प्रदेश है। इस बात को भी हम लोगों को जानना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में और यदि प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो 1953 ईस्वी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के पहचान करने के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आपको यह भी जानना चाहिए कि काका कालेलकर आयोग का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 का प्रयोग करते हुए गठन किया। काका कालेलकर आयोग समाज के शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर कुछ वर्गों का पहचान किया, साथ ही उसे 1955 ईस्वी में अपने सिफारिश में आरक्षण देने का सिफारिश किया। वर्तमान में हमारे देश में आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के भी स्थापना करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा नांगल बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, इस बात की भी जानकारी आपको रहना चाहिए। 1958 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता को नेहरू नून समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 1958 ईस्वी में हुआ था और इस समझौता के तहत बेरूबारी नाम का एक क्षेत्र था। इस क्षेत्र को पाकिस्तान को देने की बात हुई। जब बेरूबारी को पाकिस्तान को देने की बात हुई तो विपक्षों के द्वारा जोरदार विरोध किया गया और जब यह विरोध हुआ तब प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
संविधान के अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मार्फत सुप्रीम कोर्ट से यह पूछवाने का, यह सलाह लेने का कार्य करवाया गया कि क्या भारत के कोई क्षेत्र किसी देश को दिया जा सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 सदस्यीय पीठ के द्वारा यह निर्णय दिया कि भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को यदि देना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इस आलोक में 9वां संविधान संशोधन करके बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। और आपको यह भी जानना चाहिए कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में विदेशियों का शासन विद्यमान था। 1961 ईस्वी तक गोवा, दमन और द्वीप, ये जो क्षेत्र हैं, ये पुर्तगालियों के कब्जा में बना रहा। गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस ऑपरेशन के द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। इसके बाद दोस्तों आपको जानना चाहिए कि 27 मई 1964 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया। इनके मृत्यु के पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। उन कारणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण चीन के द्वारा दिए गए धोखा भी बताया जाता है। अब आप कह सकते हैं कि चीन कैसे धोखा दिया। दोस्तों 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था और इस पंचशील समझौता के तहत एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का वादा किया गया था। और इस वादा में काफी विश्वास पंडित नेहरू के द्वारा कर लिया गया, जिस वजह से पंडित नेहरू भारतीय सैन्य शक्ति को विकसित करने पर उतना ध्यान नहीं दिया। साथ ही उस समय एक नारा काफी प्रचलित हुआ था और वह नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। भारत अत्यधिक विश्वास करके बिना सैन्य शक्ति को बढ़ाए हुए अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहे। उसी समय 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के बहुत सारे हिस्सा को कब्जा कर लिया। भारत के बहुत सारे सैनिक मारे गए। उस धोखा से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफी आघात पहुंचा था। कारण जो भी हो, 27 मई 1964 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। इनके निधन होने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, इस मुद्दे को लेकर सही से निर्णय नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। यहां पर आपको यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान
नहीं है। इसके बावजूद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए और उस प्रधानमंत्री का नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 ईस्वी को प्रधानमंत्री बने। 9 जून 1964 ईस्वी तक अपने पद पर बने रहे। गुलजारी लाल नंदा मात्र एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावे कोई दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि इन्हीं को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है, तब 27 मई से 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहे, जब उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। अब आइए, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। इनके नाम से कई प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न यदि इनके बारे में देखें तो लाल बहादुर शास्त्री पहला प्रधानमंत्री हुआ जिनका निधन किसी विदेशी दौरा के अंतर्गत हो गया। आपको यह भी जानना चाहिए कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उसी समय 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 ईस्वी में कच्छ के रण को लेकर जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में भी भारत का निर्णायक जीत हुई। उस जीत के बाद युद्ध विराम के लिए उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। उस समझौता को ताशकंद समझौता कहा जाता है। उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता के लिए ताशकंद गए थे, उसी समय ताशकंद में ही 10 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया, और ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। जब 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है, उसके बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, इस विषय को लेकर ऊहापोह की स्थिति बन जाती है। तो उसी समय फिर से गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है 11 जनवरी 1966 को, जो 24 जनवरी 1966 तक रहते। इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी आती हैं, और इंदिरा गांधी का कार्यकाल आप देखेंगे तो 2 कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। एक 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक, और दूसरा कार्यकाल आप देखेंगे तो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी तक। इंदिरा गांधी को भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। साथ ही इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इनका जो शुरुआती दौर था
वह बहुत अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं, इसको जब आप समझेंगे तो इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे। 1966 में ये प्रधानमंत्री बनी। 1967 ईस्वी में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में कहा गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार का विधि हो, चाहे वो सामान्य विधि हो या संविधान संशोधन विधि हो, विधेयक हो, किसी भी विधेयक को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तब इस राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध एक मुकदमा दायर हुआ। उस मुकदमा को रुस्तम कवासी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 1970 ईस्वी में कहा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण संवैधानिक नहीं है, अतः उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस तरह से आप देखेंगे कि इनका जो शुरुआती दौर है वह उथल पुथल में बना रहा। इतना ही नहीं, इसी समय में इंदिरा गांधी जी राजा महाराजाओं को मिलने वाली उपाधियां, उसके प्रीवी पर्स और उसके पेंशनों को समाप्त कर दिया। ये जो निर्णय ली, इस निर्णय के विरुद्ध भी एक मुकदमा दायर हुआ। उस मुकदमा को माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजा महाराजाओं को मिलने वाली उपाधियां, उनके विशेषाधिकार, उनके पेंशन, उनके प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी सरकार ने जो समाप्त कर दिया था, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और इस निर्णय को भी रद्द कर दिया। तो इस तरह के दबाव इंदिरा गांधी के शासनकाल में पड़े और इन दबावों से प्रेरित होकर इंदिरा गांधी कई संवैधानिक संशोधन किए। इनके शासनकाल में 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ढेर सारे संविधान संशोधन हुए। यानी कि संविधान संशोधनों का एक दौर चलने लगा। तो इन संशोधनों के बारे में, साथ ही इनके और भी कार्यों के बारे में और इनके बाद के प्रधानमंत्रियों के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को हमारे साथ पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।